नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज हम लोग विश्वनाथ त्रिपाठी जी के बुक से संबंधित संक्षिप्त नोट्स तैयार करेंगे। और इस प्रक्रिया में आज हम लोग की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश किए थे कि कंटेंट क्या है और विश्वनाथ त्रिपाठी जी के जीवन के बारे में कुछ, और पुस्तक में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को पढ़नी हैं। तो चलिए ये चीज़ें, और एक चीज़ छूट गई थी कि उस पुस्तक का स्रोत किस किस बुक से लेके लिखा गया था। तो आइए हम लोग उस पुस्तक पे बात कर लेते हैं कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो किस किस ग्रंथ से उठा के उसमें चीज़ें ली गई है। तो चलिए एक नोट्स एक आप लोग के लिए यहाँ पे श्रृंखला तैयार किए हैं, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ये चाहें तो नोट हाईलाइट कर ले, वो कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक लेखन में सहायक ग्रंथों के नाम। और आइए वो कौन कौन से पुस्तक है देखते हैं। पहला सबसे पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जो पुस्तक है, इससे स्रोत लिया गया है। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है, जो इससे लिया गया है स्रोत। तीसरा जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की, जो एक मोटा सा पुस्तक है, तो उससे भी लिया गया है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक है, तो उससे भी स्रोत है। पाँचवें नंबर पर जो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का, इस पुस्तक से भी स्रोत लिया गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बुक से। और हिंदी साहित्य का आधुनिक प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये 7 पुस्तकें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिनसे सारा कुछ चीज़ें इस पुस्तक को लिखने में जो सहायक स्रोत लिया गया है, इन्हीं पुस्तकों से लिया गया है हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को लिखने में। आगे अब हम लोग बात करेंगे, ये रहा दोस्तों कुछ ग्रंथों के नाम। आप लोग चाहें तो एक बार और हम स्लाइड कर दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के सरल इतिहास पुस्तक में विषय प्रवेश में, जिसमें कुछ लाइन हमें महत्वपूर्ण लगा, तो सोचे आप लोगों के साथ शेयर करते चले। और दोस्तों हाँ, पहले आप लोग की एक डाउट क्लियर कर दे, ये चीज़ें पूरी निरंतरता से नहीं है, नहीं कि पुस्तक से पूरी चीज़ें उठा के और आप लोगों के सामने हम रख दे रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसमें हाईलाइटेड लाइक जो पंक्तियाँ रहती है और जो नोट्स बनाने लायक रहता है, सिर्फ उसी पे हम उसी को आप लोगों से चर्चा करते हैं, ठीक। तो आप लोग को एक डाउट ये पहले ही क्लियर कर दे। अब हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं इस संक्षिप्त नोट्स बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए देखते हैं, पिछली वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आया था, आप लोग इस वीडियो में भी वैसा ही प्यार बनाए रहें। तो विषय प्रवेश में कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए देखते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं कि राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत का कोई भाषा, जो भी भाषा है वो प्रजा भाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल सरकारी केंद्र की सरकारी भाषा है, ठीक। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच की संपर्क भाषा है, ठीक। ये हिंदी के संबंध में विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं। और अगला जो पंक्ति है कि हिंदी मूलतः हिंदी भाषा क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य भाषा है। तो आप लोग जो ये पंक्तियां है यहाँ पे हम बिंदु डाले हैं, तो आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट करते चलिए या रोक के लिखते चलिए, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियाँ है, और आगे है दोस्तों कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेली और भोजपुरी। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही है, जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचना है दोस्तों। तो ये जो उप बोलियाँ रही हैं ब्रजी और अवधी, ये प्रमुख विख्यात और साहित्यिक भाषाएं रही है दोस्तों, जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचना की गई है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है और मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, ठीक, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है।
संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना हिंदी साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र है। तो दोस्तों इस जो हम लोग ये जो हेडिंग पढ़ रहे हैं इसको एक हम लोग हेडिंग भी दे सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र क्या है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है और उसके लिए बहुत सटीक और बहुत साधारण तरीके से एक सरल भाषा में उसका ये एक उत्तर है, परिभाषा है, या आप लोग जो कहें। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हिंदी साहित्य का इतिहास का कार्य क्षेत्र इस पे हेडिंग डाल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों वो चीज़ है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इतिहास क्या है। और ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग अब हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं। इतिहास क्या है ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास क्यों पढ़ा जा रहा है ये इसलिए, और उसको क्यों कहाँ कहाँ से स्रोत उठाए जा रहे हैं और किस तरह से, इस पे बात करना है। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं इतिहास क्या है। हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते, लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में झांकने का निरंतर प्रयास करता रहता है। ठीक, अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चीज़ छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसी ही चीज़ें हैं। आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी ये इस लाइन पे जो अभी हम ये पढ़ रहे थे, पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसी चीज़ें हैं। और क्यों? क्योंकि आगे देखिए, इन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। और आज अशोक नहीं किंतु उनके शिलालेख है, अकबर नहीं किंतु उनके आईना अकबरी है। इनसे जो जानकारियाँ मिलती है उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री है। ठीक, अब उसी प्रकार आइए अब हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य में। तो देखिए, इसीलिए बोल रहे थे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा इतिहास क्या है, इस पर क्यों चर्चा कर रही है। अब आगे है कि इतिहास, साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। और जैसे समस्त प्राचीन साहित्य, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको ना चाह के भी नोट कर लीजिए। और क्यों कह रहे हैं ये चीज़ें, आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम बड़े मज़ा आएगा। या तो आप ग्रेड दे रहे हैं तो भी बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, और या नेट JRF और ये चाहे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्राचीन का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु, हरिचंद आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री है। तो इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री क्या है, इस पर हम लोग इसको 4 लाइन लिख सकते हैं, या इससे संबंधित वन लाइनर भी आ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आइए आगे देखते हैं। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन सराफा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। और सराफा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई है, इसीलिए हम 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास मानना उचित समझते हैं। दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 ईस्वी के आसपास से मानते हैं। अपभ्रंश किन प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ है? अपभ्रंश काल था दोस्तों, तो अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ है? तो विद्वानों ने इसका 3 प्रवृत्तियाँ बनाई हैं। विद्वानों ने 3 प्रवृत्तियाँ बताई हैं, और कौन कौन से हैं? पहला क्षतिपूरक दीर्घीकरण, दूसरा प्रसर्ग है दोस्तों, प्रसर्ग के प्रयोग की अधिकता, और प्रसर्गो रहेगा दोस्तों, प्रसर्गों के प्रयोग की अधिकता, और तत्समीकरण तीसरा। जैसे अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता था, हिंदी में वह हाथ हो गया तू हट गया, और हाँ में आकार जोड़कर हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे त की क्षति और अ को आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। आगे देखिए, कामकाज, 7, 8 जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से में बने हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे अपभ्रंश में क्षतिपूरक दीर्घीकरण और प्रसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्चलन की प्रवृत्तियाँ आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ। ठीक, अभी जैसे दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अपभ्रंश भाषा का कैसे रूपांतरण हुआ हिंदी में, और ये जो 2-3 पॉइंट पीछे पड़े ये सब उसी में इंक्लूड है। ये प्रवृत्तियाँ साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती है, अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। ये
विश्वनाथ त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य के इतिहास को 1000 ईस्वी से मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना था। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा था। ठीक, वीरगाथा वीरगाथा और भक्ति काल को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य का रूपगत प्रवृत्तियां हैं। ठीक, अब आगे बात करेंगे अगला पॉइंट। जहां तक आदिकाल का प्रश्न है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। इस प्रकार साहित्य के इतिहास का विभाजन, नामकरण और विभिन्न कालखंडों की काल अवधियाँ इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल जिसे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जिसे 1375 से उसका 1700 ईस्वी तक माना गया है, उत्तर मध्यकाल जिसे 1700 से 1900 तक माना गया, और फिर आधुनिक काल जिसे 1900 से अब तक माना गया है, जिसे गद्यकाल कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। और 2-4 पॉइंट और है दोस्तों, जैसे सिद्धनाथों जैन मुनियों के दोहे पद, संदेश राशक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल प्रकृति पैंगलम के अनेक छंद, हेमचंद के प्रकृति व्याकरण में संकलित अनेक दोहे, पुरानी हिंदी के अंतर्गत पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश काव्य में विभाजित किया है और देश काव्य को वीरगाथा काल कहा है। इस वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ घुली मिली हैं, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप भक्ति काल में सामने आता है। और इस तरह दोस्तों विषय वस्तु में जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण पंक्ति थी वहाँ पे ये समाप्त होती है। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग अब सीधे चलेंगे आदिकाल पे और वहाँ से चीज़ें हम लोग नोट्स बनाना शुरू करेंगे। और दोस्तों जो यहाँ पंक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग विश्वास कीजिए। आप उसको अगर अच्छे से नहीं देखे होंगे तो जाके पीछे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में आदिकाल पे चर्चा करते हुए। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए उमंग और नए जोश के साथ। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।